भारतवर्ष से आज जो प्रशिक्षु यहाँ पर आए हैं, काफ़ी युवा देखने को मिल रहे हैं और बुजुर्ग भी हैं सभी का, और आयोजकों का सूर्या फाउंडेशन द्वारा पिछले वर्ष भी, गत वर्ष भी इस तरह का प्रशिक्षण करवाया गया था, जो कि अपने आप में सराहनीय है। तो हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा गौतम जी का और सभी यहाँ पर प्रशिक्षुओं। तो इन्होंने कहा कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जीतू को बुलाया गया है, या मैं बैलेंस करने का प्रयास करूँगा। आप इस चीज़ को इस तरह से समझें कि आप शादी के लिए अगर किसी कन्या को ढूंढ रहे हैं, या बड़े बुजुर्ग हैं वो किसी पुत्र वधू को लाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ आप उस कन्या के गुण देख करके उसको अपने घर में लाएंगे, या फिर जो उसके दोष हैं वो भी उनके माता पिता से पता करेंगे? तो कुछ उसी तरह से संतुलित करने का मैं प्रयास करूंगा। आप इस चीज को समझें कि जो भी आपको चीजें बताई गई, डॉक्टरों के द्वारा बताई गई, बड़े बड़े वेटनरी सर्जन्स, लेकिन धरातल पर क्या कंडीशंस हैं। पिछले 7 साल जीवन के मैंने किसानों से मिल के उन गांवों में, उन गली गुचरियों में जहां तक शायद ही आज का कोई युवा इंटरेस्ट लेकर के पहुंचता है, उन जैसलमेर के धोरों में, उन बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर के धोरों में मैंने भ्रमण किए हैं, और वहां पर जो यथार्थ जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर जितने भी गणमान्य आए हुए हैं प्रशिक्षु जो यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, कितने यहाँ पर भैंस पालन के लिए आए हैं? जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन पूरे स्ट्रेंथ के 10-12%। यहाँ पर कितने हैं जो गोपालन के लिए आए हैं, लेकिन उसमें गाय देसी भी हो सकती है और अमेरिकन भी हो सकती है, वो बताएं। 1 2, तकरीबन 10-20 के आसपास, ठीक है। और कितने भाई ऐसे आए हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि हम अपनी जो आगे की जो सफर करें वो सिर्फ और सिर्फ देसी गायों के साथ शुरू करें? ठीक है। तो ज्यादातर जो मेरा ये अपना अनुभव है वो जो देसी गौ पालन करने वाले हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस है, बाकी और जो है वो बस ध्यान से इन बातों को सुने। तो इसमें एक बिंदु और मैं पूछना चाहूंगा, गौ पालन करने के लिए जो सीखने के लिए यहाँ पर जो आए हैं, उसमें से कितने चाहते हैं कि हम इसको व्यावसायिक स्तर पर ले जाएं, कमर्शियल स्केल पर? एक होता है घर के लिए पालना, एक होता है कि कुछ दूध, घी, मट्ठा, गोमूत्र और इनके अलग अलग उत्पाद बना करके हम बाजार में उतारें। ठीक है, धन्यवाद। तो ज्यादातर संख्या उनकी है जो कि देसी गोपालन करना चाहते हैं और व्यावसायिक उनका दृष्टिकोण है। तो कुछ फील्ड के जो अनुभव हैं वो मैं साझा करना चाहूंगा। तो कुछ रोज पहले कोई भाई बहन बड़ी उम्र के थे, 30-35 साल के, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम ब्रीडिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ब्रीडिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बताएं कि आपकी आर्थिक जो इनकम है, जो रेवेन्यू के सोर्स हैं, वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम तो दूध और घी बेच करके और अपनी आजीविका भी कमाना चाहते हैं और गोपालन भी करना चाहते हैं। तो उनको जो मेरा पहला सटीक जवाब था वो था कि इसमें से केवल एक चीज हो पाएगी, या तो ब्रीडिंग आप कर पाएंगे या फिर आप दूध और घी से अपनी आजीविका चला पाएंगे। नेता भाई साहब हैं यहाँ पर, हो सकता है कुछ एक चीजों से वो डिसएग्री करें, मेरा जो अनुभव है वो मैं साझा करूंगा। हो सकता है उन्होंने कुछ और स्तर पर इन चीजों के ऊपर मुझसे ज्यादा अनुभव अपने एकत्रित किए हों। तो एक बार चलाएं। तो ब्रीडिंग, एक किताब लिखी गई है लाला हरदेव सहाय जी के द्वारा। उन्होंने लिखा है गाय ही क्यों, गाय ही क्यों, देसी गाय ही क्यों। उन्होंने एक किताब लिखी है, जब आप इस किताब का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे इसमें उन्होंने कुछ सूत्र बताए
कुछ अपने पूरे जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं कि जब कभी भी हम नस्ल सुधार करेंगे तो किन बिंदुओं के ऊपर हमें ज्यादातर फोकस करना चाहिए। तो उसी का पहला सूत्र जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्यों कभी भी आप बच्चे को तैयार करेंगे, मार्केट में अनेकों ऐसी चीज हैं जो कि बताएंगे आपको कि ये काफ स्टार्टर है, ये फला चीज है, इससे काफ ऐसे ग्रोथ लेगा, इससे काफ ऐसे ग्रोथ लेगा, तो उसका शायद मुझे उतना ज्ञान नहीं है। अगली फोटो करें। नेक्स्ट। बताना चाहूंगा, आप देखें, जब आपकी अंतर चेतना ने आपको जगाया है कि हम विदेशी नस्ल को छोड़ करके कोशिश करें कि देसी गाय से जुड़े, तो देसी गाय को विकसित करने के लिए जो आप मेथड अपना रहे हैं वो विदेशी क्यों? तो आपको बहुत बड़े जो डॉक्टर्स साहिबान लोग यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने कहा होगा कि फला चीज का प्रयोग करें, फला सीमन है, सेक्स सॉर्टेड सीमन है, और IVF टेक्नोलॉजी है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारी आपको बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो उन्होंने अवगत कराया होगा। लेकिन मैं फिर फील्ड के अनुभव पर कहना चाहूंगा, जितनी नस्लें सीमन प्रक्रिया के द्वारा विकसित हुई हैं उससे कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। अब आप कहेंगे कैसे? अनेकों गाय ऐसी हैं जो कि काफी श्रेष्ठ हैं, गांव में चले जाएं, जो कि समय का 8-8, 9-9 लीटर दूध दे रही हैं, लेकिन बिना नंदी के वो गाभिन नहीं रुक रही हैं। बहुत बार उनके ऊपर सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज किया गया। सेक्स सॉर्टेड सीमन की शायद सक्सेस रेट उतनी ज्यादा नहीं है, तो सीमन का प्रयोग करवाया गया। लेकिन किसी गऊ का गर्भाशय ही इस तरह का होता है या उसकी प्रकृति ही इस तरह की होती है कि वो सीमन से नहीं रुकेगी। नंदी की जब व्यवस्था होगी तो वही गाय हमें देखने को मिली कि पहले ही गर्भाधान क्रिया में रुक गई। तो जितनी नस्लें विकसित की हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि साइंस की टेक्नोलॉजी की ये जो एडवांसमेंट है ये बिल्कुल विरोधी है, नहीं। आप इसको सेकंड बेस्ट ऑप्शन माने, पहला बेस्ट ऑप्शन प्रकृति और पर्यावरण। मैं आपको एक गुरु मंत्र देना चाहूंगा, जीवन में जब कभी भी अटकें तो आप ये देखें कि वो काम प्रकृति में कैसे होता था। इंसान को थोड़ी देर के लिए पिक्चर से हटा लें, बिल्कुल गायब कर दें, और ये देखें कि इंसान न होता तो गाय किससे गर्भवती होती? सांड से। तो जब कभी भी इस तरह की दुविधा में आप फंसे तो ये देखें कि पहला प्रकृति में इसका क्या विकल्प था, और इससे ज्यादा भी अगर आपको मानव हस्तक्षेप चाहिए तो सिर्फ इतना देखें कि इस परिस्थिति में हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे। दैट्स ऑल। आप जो आज तेल खा रहे हैं, आपने मिलों का तेल खाना शुरू कर दिया, तो आप सबसे पहले देखें कि प्रकृति में वो किस तरह से आता था, और उसको निकालने के लिए जो विधि का अपनाया, वो विधि को जो अपनाया गया, वो बड़े बुजुर्गों ने कौन सी टेक्नोलॉजी को अपनाया? बैल चलित कोल्हू, जमीन को, मृदा को जोतने के लिए उन्होंने क्या अपनाया? बैलों से चलने वाला हल। बस वहीं तक की टेक्नोलॉजी जो थी वो श्रेष्ठ थी। उसके बाद जितनी आधुनिक विज्ञान ने प्रगति की है वो कहीं न कहीं आपको विनाश की तरफ यू टर्न लेकर के, और वो पूरी प्रकृति आपको विनाश की तरफ ले गई। तो ये चीजें हैं जो कि आप अनुभव करेंगे। खोल पाए नहीं खोल पाए? चार पेज, पहला पेज खोलें। यस, नेक्स्ट पेज खोलें इसे। ठीक है, और उससे अगला, और इससे अगला, ठीक है। इसी को जूम कर दें, इसी को जूम कर दें। इसमें मोटा मोटा जो सूत्र बताया गया है, ब्रीडिंग में नस्लें किस तरह से विकसित हो, तो उसका उन्होंने खोल करके इस चीज को समझाया है इसी किताब में। आप हो सके तो लाला हरदेव साहब की ये किताब पढ़ें, क्योंकि 70-80 साल का उनका तजुर्बा था, और उन्हीं के बारे में
जो हमारे पहले राष्ट्रपति महोदय जी थे, उन्होंने कहा था कि लाला हरदेव सहाय जी को एक गहन जानकारी है देसी गायों की ब्रीडिंग की, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन इसमें खपाया है। तो उन्होंने जो सूत्र इसमें लिखा है कि जब आप एक गौ की बछड़ी को तैयार करते हैं, उसको संपूर्ण भरपेट दूध पी लेने देते हैं, इस तरह से उसको पोषित करते हुए गाय में तब्दील करते हैं, तो वो अपनी मां से सवाए दूध देगी। 10 लीटर वाली तकरीबन 12 लीटर सवाए दूध। और जब वो सवाए दूध पीने वाली बछड़ी खुद गाय बनी और उसकी बेटी को आपने पूर्णतः दूध इस तरह से पिलाया, तो वो अपनी नानी से 1.5 दूध देगी। 1.5 दूध का मतलब माँ 10 लीटर की थी तो वो 15 लीटर की बन गई। और इसी तरह उसमें बताया है कि चौथी पीढ़ी आते आते इसी तरह से जब आप नस्लों को विकसित करेंगे, तब वो आपको लगभग दुगना दूध देगी। ये सूत्र मेरी कोई किताब नहीं है, ये गाय ही क्यों है लाला हरदेव सहाय का। अब आप इस तरह से समझें कि जब आप कमर्शियल फार्मिंग में आएंगे तो आपको दूध की ज्यादा जरूरत है या उसका। जब आप कमर्शियल फार्मिंग में आएंगे तो आपका लालच कहीं न कहीं हावी होने लगेगा, और जब आपका लालच हावी होने लगेगा तो वो कटौती आप उस गाय के दूध से करना स्वतः ही लग जाओगे, स्वाभाविक हो जाएगा। ये आप करना नहीं चाहोगे लेकिन आपके हाथ से होगा ही होगा, ये कटु सत्य है। तो या तो आप ब्रीडिंग कर सकते हैं या फिर आप कमर्शियल में जाकर के दूध बेच सकते हैं। ये है पहला सूत्र। बहुत से लोग इसका कोई इन बिटवीन रास्ता निकाला होगा, मुझे नहीं पता। मैंने जितने भी आज तक गांव देहात में जो किसानों ने जो अच्छे कटड़े कटड़ियां बछड़ियां तैयार की हैं, थोड़ा बहुत वो लस्सी में मिला करके कुछ देते हैं, वो भी एक विकल्प है। लेकिन दूध से बढ़ करके, क्योंकि प्रकृति में आप चले जाए, इसी चीज को समझे, प्रकृति में जाकर के इंसान को हटा लो तो मट्ठा कौन बनाएगा? कोई नहीं बना रहा, तो वो बच्चा क्या पीता? अपनी माँ का दूध पीता, उसी से वो सर्वश्रेष्ठ नंदी तैयार होता। तो जैसे जैसे आप कमर्शियल फार्मिंग में जाएंगे, बच्चे का हक जाएगा ही जाएगा, या बच्चा माँ से दूर रहेगा ही रहेगा। एक बात। दूसरी बात, इतना दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। दीप्ति अग्रवाल मैडम है, एक बहुत ही मैं अनुसरण करता हूं उन देवी का, क्योंकि उम्र काफी है उनकी, तकरीबन 60-62 के आसपास अब उम्र हो चली है। लेकिन उन्होंने उनसे जो चीजें, अच्छी चीजें सीखने को मिली, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर जयपुर में 2012-13 में 70 रुपए प्रति लीटर दूध देने के लिए थारपारकर नस्ल की अच्छी गायें चयनित करके चांदन फार्म से, सूरतगढ़ से लेकर के आए। तकरीबन उनके पास गायों की जो स्ट्रेंथ, अकेली गायों की जो स्ट्रेंथ है वो है 350 के आसपास, 350। तो उन्होंने कहा कि जब हम दूध वाले बिजनेस में आए तो मेरे दिमाग पर इतनी बोदरेशन रहती थी कि सुबह मिल्किंग हुई या नहीं हुई, दुहारी जो मैंने रखा उसने ठीक से दूध निकाला या नहीं निकाला, या उसने कहीं झटके मार दिए, या कोई ठंड के ऊपर कोई नुकसान पहुंचा दिया, उसमें मास्टाइटिस आ गया। दूध जो निकला वो सही समय पर बीएमसी में डल करके, वो जो चिलिंग मशीन होती है ठंडा करने के लिए, वो जयपुर पहुंचा। 40 किलोमीटर उनका दूध फार्म था, वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, या कहीं ना कहीं उसमें टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो दूध खट्टा तो नहीं हो गया, दूध फट तो नहीं गया। उनकी बोदरेशन इतनी थी कि गाय के थनैला हो रहा है, लेबर अपनी मनमानी कर रहा है, छोड़ करके भाग रहा है। तो उन्होंने एक लेवल के बाद इतना अच्छा दूध जयपुर वासियों को पहुंचाने का प्रयास किया। फिर भी एक महिला ने उनको कहा, मैडम 70 रुपए लीटर दूध के दे करके हम खरीदते हैं और तुम हमें ऐसा दूध देती हो। दीप्ति अग्रवाल मैडम का वो दिन था और आज का दिन है, उन्होंने इस चीज के ऊपर क्रॉस लगा दिया कि मैं कोई दूध किसी को भी कभी जीवन में नहीं देने वाली हूँ। क्योंकि उनका एक जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत अच्छा बिजनेस है, तकरीबन 200-300 करोड़ का एक अच्छा उनका टर्नओवर है, अच्छी इनकम है। तकरीबन 250-300 मैंने देखा कि उनकी कंपनी में लोग काम भी करते हैं। लेकिन सिर्फ वो जब अमेरिका में रहती थी तो उनको कोई ट्यूमर हुआ था, कोई कैंसर की गांठ हुई थी, तो उससे उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आई वांट टू गो बैक टू इंडिया और मैं वहां पर एग्रीकल्चर करना चाहती हूँ, फार्मिंग करना चाहती हूँ।
तो वहां से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने खुद बताया है कि मेरे हस्बैंड को बहुत कम होप थी कि ये बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, लेकिन गाय से जुड़ करके उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन को ठीक किया। और ठीक होने के बाद उनका और जब थोड़ा इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना इसी तरह का शुद्ध दूध मैं जयपुर वासियों को पहुंचाऊं, तब उन्होंने ये वेंचर या ये काम स्टार्ट किया था। ओके, यहां तक तो हुई उनकी बात। फिर बात आई मैडम ने और क्या किया। तो ये छोटा सा आपके स्क्रीन पर जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये मैडम से ही प्रेरणा। अभी कुछ रोज पहले मैं फेसबुक पे लाइव आया था, तो उसमें मैंने कहा था कि ये इस तरह के जब बच्चे तैयार होते हैं तो इसमें मैंने 2 सूत्रों का प्रयोग किया। एक तो लाला हरदेव सहाय जी का वो सूत्र जिसमें ये कहते हैं कि अपनी माँ से भरपूर दूध पीने के बाद इस तरह के जो नंदी बनेंगे वो एक अच्छी बछड़ियां पैदा कर सकते हैं, ना कि कुपोषित। खुद अगर कुपोषित, आप इस चीज को माने, आपने कोई कुपोषित बीज लिया और उसको अगर आपने जमीन में गाड़ा तो क्या वो पोषित पौधा बनेगा या कुपोषित पौधा बनेगा? खुद आंकलन करें। तो वैसे ही नंदी जिसके ऊपर जो पूरा ब्रीडिंग का दारमदार नंदी है, रूट में जो है, फंडामेंटल जो है वो है नंदी। और नंदी को ही अगर आपने उसकी मां का दूध बेचते हुए उसको परवरिश की है तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो उतनी उन्नत नस्लें ला पाएगा। बाकी डीएनए एक अलग चीज है, डीएनए जो होगा अच्छा डीएनए वो पास ऑन कर देता है, ये भी एक वो है। तो दीप्ति अग्रवाल मैडम जी का जो अनुभव था कि हमने 350 गायों को एक बाड़े में बंद कर दिया और सारे बछड़ों को वहां से हटा दिया, क्योंकि अब हमें दूध नहीं चाहिए। दूध नहीं चाहिए तो गायों को अब हम गर्भवती नहीं करेंगे। वो खेलें, खाएं, कूदें, चरने जाएं, पूरा आनंद लें जीवन का, लेकिन गर्भवती, क्योंकि जितनों की मैं जिम्मेवारी ले सकती हूँ केवल उतना ही मैं रखूंगी, ज्यादा अब संख्या नहीं बढ़ाऊंगी। ओके, तो उन्होंने बताया कि 9.5 महीने के बाद हमने पाया कि हर्ड की सारी गायें प्रेग्नेंट हैं, जबकि नंदी वहां पर एक भी नहीं है, एक भी नंदी नहीं है वहां पर, वो सारी गायें प्रेग्नेंट। तो उन्होंने जब इस चीज को पाया कि ये हुआ कैसे, तो उन्होंने बताया कि एक बछड़ा था जो कि अपनी माँ का दूध वहां पर पीता था, और जैसे ही वो दूध पीता 9-9.5 महीने के बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो गायों को सर्विस दे देगा, लेकिन उस बछड़े ने सारी गायों को गर्भवती कर दिया था। तो दूसरा सूत्र जो निकाला वो दीप्ति अग्रवाल मैडम के पास से निकाला कि नस्लें अगर विकसित करनी है तो अच्छे बीज को पोषित करते हुए आप इस चीज को समझें। दारा सिंह भले ही कितनी ही बड़ी हस्ती थे, लेकिन आप अगर उसके बच्चे को कुपोषित रख देंगे तो क्या वो दारा सिंह बन पाएगा? नहीं बन सकता। तो आपको नस्लों का चयन भी अच्छा करना है। श्रेष्ठ गौ भी श्रेष्ठ बच्चे को जन्म देगी। माँ जो प्रभु श्री कृष्ण जी की हुई, उन्होंने ही एक भगवान को पैदा किया। आप देखें इतिहास में जाकर भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी ऐरे गहरे के घर में उन्होंने जन्म नहीं लिया। तो जब कभी भी नस्लों का विकसित करें, गौ भी आपकी अच्छी हो और नंदी भी अच्छी हो, तभी उस बछड़े को आप ब्रीडिंग बुल बनाएं। सिर्फ बाप देख करके बनाएंगे, सिर्फ गाय देख करके बनाएंगे, मारे जाएंगे, आपकी सारी जो मेहनत है वो गर्त में चली जाएगी। दोनों श्रेष्ठ होने चाहिए और दोनों की जितनी ऊपर की पेडिग्रीज आप निकाल सकते हैं, निकालने का प्रयास करें, चाहे 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पीढ़ी तक। अगर उतना कर पाए तो आप मजबूत डीएनए को अपने हर्ड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं तो सिर्फ अगर माँ का दूध देखा आपने कि 20 लीटर की गाय है, वो इसका बच्चा है, हो सकता है कि उसकी दादी, नानी और उसके पिता साइड से वो हल्का हो, शायद ब्रीडिंग में वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, वो लंबी चर्चाएं हैं। दूसरा, इसमें जो सिद्धांत मैंने क्लब किया है इस तरह के बच्चे पालने में, वो उठा है चांदन फार्म का। चांदन थारपारकर ब्रीडिंग फार्म है जैसलमेर में, और उन्होंने बताया कि जिस भी बच्चे को हम इस फार्म का नेक्स्ट ब्रीडिंग बुल बनाते हैं, उस गाय को गर्भवती नहीं करवाते। जब उसको गर्भवती नहीं करवाएंगे तो वो ज्यादा लंबे समय तक दूध देगी, बछड़े को ज्यादा दूध पीने को मिलेगा लंबे समय तक, और 1.25 साल, 1.5 साल तक अगर मिल सकता है। अब जैसे कि ये बछड़ा है 13 महीने का हो चुका है, इसकी माँ फर्स्ट टाइमर है, उसको गर्भवती नहीं करवाया गया। आप इस चीज को इस तरह से ना समझें कि हम किसी प्रकृति के बहुत अगेंस्ट जा रहे हैं। आप इस चीज को समझें कि हम चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले की महिलाएं 9-9, 10-10 बच्चे करती थी,
अभी थोड़ा सा गैप दे रही है, चीजों को प्लान कर रही है, तो बस उतना ही गर्भवती गऊ को करवाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी 2, 4, 5 साल भी निकलवा दी जाती है ताकि बछड़ा कम से कम 1.5 साल तक दूध पिए। फिर जिस नंदी को वो तैयार करते हैं चानन फार्म वाले, दूसरी गाय का बाल्टी में भर करके उसको दूध पिलाया जाता है 2.5 साल तक, तकरीबन 2 साल भी हो सकता है, 2.25 भी हो सकता है, कोशिश उनकी रहती है 2.5 साल तक। 2 साल तक एक बार आए, दोबारा आए, ब्रीडिंग बुल ट्रैक्स में जाए एक बार, और फिर वहां पर जब ब्रीडिंग ली गई तो वाकई में चांदन फार्म की जो एलीट जो चीजें निकाल करके लेकर के गए, क्रीम वो लेकर के गया बिछवाल फार्म, और बिछवाल में जो आई ब्रीडिंग बुल ट्रैक्स में, ब्रीडिंग बुल ट्रैक्स, हाँ ऊपर ये फर्स्ट ऑर्डर, तो पहले उसको पूरी तरह से उस सांड को विकसित होने दें। और ये देखें, ये सारे जो सांड हैं ये वहीं के सांड हैं, ये वहीं के सांड, और आगे आए, और आगे आए, और आगे आए, और आगे आए, ये देखें 31-32 जो आज की डेट में स्वामी चिन्मयानंद जी के पास है। स्वामी चिन्मयानंद जी से जब वार्तालाप हुई, ये देखें, ये जो नंदी है ये खानवा आश्रम के गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज के लिए तैयार करके स्पेशली पूरा दूध पिला करके, और फिर ये हरियाणा नस्ल का ब्रीड उनको दिया गया था। आज तक मैंने गाड़ी इतनी जगह घुमाई है, इस तरह का भव्य और दिव्य नंदी मुझे नहीं देखने को मिला। ये सभी अपनी माँ से भरपूर दूध पीकर ही विकसित हुए हैं। कोई ये कह दे कि नहीं इनकी माँ का दूध तो निकाल लिया गया, जिनको काफ स्टार्टर दे दिया गया। काफ स्टार्टर क्या है? क्या है? नेचुरल और मैनमेड। मैनमेड आप फिर समझे चीजों को, जो मूल गुरु मंत्र है वो यही है। जब आप चीजों को देसी को अपनाया है तो तरीका भी आपको देसी रखेंगे, आपको भरपूर परिणाम देखने को मिलेगा। विदेशी मारेंगे, शॉर्टकट मारेंगे तो शायद उस परिणाम से आप चूक जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के नंदी हैं जिन्होंने प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से नस्लों को विकसित किया। आप इस चीज को और समझें कि चांदन फार्म, बीकानेर बिछवाल फार्म, ये वो फार्म है जहां पर मदर ब्रीड है, मतलब इस नस्ल का जो नेचुरल डीएनए है, इसलिए फील्ड से अच्छी गायें खरीदकर शुरुआत में लाए और उन गायों के ऊपर अच्छे नंदियों को या अच्छे बछड़ों को तैयार करके प्रयोग किया, और आज वो नस्लें उसी तरह से विकसित हो रही हैं। इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया? सीमन सिस्टम, आईवीएफ सिस्टम और नेचुरल ब्रीड सिस्टम। आप चीजों को समग्र, मैं चीजों को संतुलित करने के लिए आया हूं। जो डॉक्टर्स ने कहा फला आईवीएफ, फला डोनर गाय, फला गाय का बीज ले लेंगे, फला सांड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके और आपके इतने दिन का रख देंगे, 7 महीने की मेहनत 5 महीने में हो जाएगी। हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं उस कसौटी पर देखता हूं कि क्या ये प्राकृतिक है, क्या ये हम नहीं, इंसान नहीं होता तो क्या चीजें इसी तरह से विकसित होती। ब्रीडिंग जो है, एक और सर आर्थर ओलवर करके उन्होंने बड़ी विस्तृत किताब लिखी है, काउस इन इंडिया, आप उसको जरूर एक बार पढ़ने का प्रयास करें। उसमें उन्होंने आज से तकरीबन 70 साल पहले, अंग्रेजों के जमाने में वो डॉक्टर यहाँ पर आमंत्रित किए गए थे और उन्होंने पूरी गायों की नस्लों को पढ़ा, ठीक से समझा, और उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह की अगर क्रॉस ब्रीडिंग दूध बढ़ाने के लिए अगर आप करेंगे, आप मारे जाएंगे। ये बात डॉक्टर आर्थर ओलवर करके 1940s के दशक में वो आए और उन्होंने किताब में लिख करके गए कि हाइब्रिड कृपया करके जो संकर नस्लें बनाने का प्रयास भारतवर्ष कतई न करें। आपके पास जो संपदा है इसी को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से विकसित करें, क्योंकि आज जहां पर एचएफ और जर्सी गायें खड़ी हैं उनको 2 सेंचुरी लगी है, 200 साल लगे हैं, तब जाकर के वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवा करके इस लेवल तक आई है। तो यही रास्ता आपको अपनाना होगा अगर आप भारतीय गोवंश को समग्र भाव से विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने एक बिंदु का और जिक्र किया था, वो मंगल भाई की वीडियो हमने कवर की थी, हमारे चैनल पे पोस्टेड, उसमें कहा था हाइब्रिड विगर। जब कभी भी एचएफ गाय को देसी सांड से या फिर देसी गाय को एचएफ सांड से गाभिन करवाएंगे, पहली जो पीढ़ी आएगी उसमें दूध की तरह पूरा उफान होगा,
उफान होगा मतलब वो पहले ब्यात में मतलब फर्स्ट जो पीढ़ी आई है इस तरह से वो पूरा दूध निकालेगी। लेकिन उसको अगर फिर देसी के बुल से क्रॉस करवाएंगे तो भी वो डाउन जाएगी, और अगर एचएफ के सान से गैप इन करवाए तो भी वो डाउन जाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, आर्थर गोल्बर की किताब पढ़ें, काउज इन इंडिया, काउज इन इंडिया, अंग्रेजी में किताब है, आप उसको पढ़ने का या किसी से इंटरप्रेट करवा करके उसका मतलब समझने का। जब वो चीज उस समय एक इतने जो वेटरन जो डॉक्टर लिख करके चले गए, फिर मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि क्यों एचएफ और अमेरिकन और विदेशी विलायती नस्लों को इस भारत में लाया गया, उनके सीमन को इंपोर्ट किया गया। आज वो गाय कीटोसिस हो रही है, आज उन गायों के देखो तमाम तरह की बीमारियां लग रही हैं। अगर थार पार कर गायों को भी जो लेकर के राजस्थान के जैसलमेर के उन थोरों से, उन बालू रेत के डिब्बों से लेकर के हरियाणा में जोहड़ के पास जिसने रखी है, 1 या 2 ब्यात के अंदर वो गाय मर गई। क्यों मरेगी? क्योंकि वहां पर जलवायु अलग है। उसने कोई मच्छर ही नहीं देखा, उसने कोई कीट पतंगा ही नहीं देखा। बालू रेत जब तपता है 45-50 डिग्री के तापमान पर, वो कीट पतंगे अपने आप में मर जाते हैं। झाड़ी उनको कोई मिलती नहीं, जलाशय उनको कोई मिलता नहीं जहां पर वो ब्रीडिंग करके अपनी संख्याएं बढ़ाए। हरियाणा जो कि सेमी एरिड एरिया है वैसे तो, लेकिन जोहड़ और ये नहरों और ये गंदगी की व्यवस्था से आज देखें जोहड़ जो है वो गंदगी से अटे पड़े हैं। जब वो नालियां जोहड़ गंदगी से अटे पड़े रहेंगे तो क्या कीट मच्छर मक्खी वहां पर होंगी या नहीं होंगी? कीट मच्छर मक्खी जनित वहां पर बीमारियां होंगी या नहीं होंगी? वो नस्ल जो जिसे सफेद सिंधी भी कहा जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के धोरों में रही हैं, जैसे ही उनको पूरी रात वो जो मच्छर उनका खून चूसेगा तो कहीं ना कहीं वो वेक्टर बोर्न डिजीज जो उसमें आएंगी वो पास ऑन हो जाएगी। वो गाय चरना छोड़ देगी, फिर लोग मेरे पास फोन करेंगे, ये गायें जो है तो भाई आपका तजुर्बा अच्छा है, ये चल नहीं रही, कौन सी नस्ल है? फला नस्ल है। जो नस्ल जहां की है वो धीरे धीरे वहां पर उस पर्यावरण प्रकृति के अनुरूप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं विकसित कर लेती है। हरियाणा प्रदेश के लिए हरियाणा ब्रीड से बढ़कर और कोई नस्ल हो ही नहीं सकती। तो ये सारी चीजें हैं जब आप फील्ड में जाएंगे, क्योंकि जो भी भाई कमर्शियल फार्मिंग में आना चाहते हैं, मैं आपको हाथ जोड़ करके एक विनती करना चाहूंगा कि अपनी गाढ़ी कमाई को ऐसे ही गायें लाने में सिर्फ 1-2 प्रशिक्षण शिविर या 1-2 चीजें अटेंड करके या किसी डॉक्टर या किसी दोस्त के कहने पर कतई ना खरीदें। भ्रमण करें। किताबी ज्ञान एक है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो है वो दूसरी चीज है। तो ये तो हुई ब्रीडिंग के ऊपर बातें कि ब्रीडिंग में क्या कुछ चुनौतियां आती हैं और क्या आप पैसा भी कमा पाएंगे और ब्रीडिंग भी कर पाएंगे। तो इसके अंदर सामंजस्य बिठाएं तो किस तरह से बिठाएं? तो जहां तक मेरा 7 साल का अनुभव है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि या तो इनिशियली आपको अपनी जेब से कुछ लगाना पड़ेगा, नस्लों को विकसित करना पड़ेगा, तब तक 8-10 साल का आपके पास विराम करने का एक समय होना चाहिए। या अगर पहले दिन से आप दूध निकाल करके और डेयरी वालों के डोल में या कस्टमर्स के डोल में डालना चाहते हैं तो फिर गोपालन जो है नस्लें विकसित करना उसका काम रुक जाएगा। तो पहले अपनी प्राथमिकता को सेट जरूर कर लें। ठीक है, तो ये तो बातें रही ब्रीडिंग की। थोड़ी सी बातें और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब आप कोई भी उत्पाद बनाएंगे उसको बेचने का प्रयास करेंगे तो घी मान लेते हैं, क्योंकि दूध में आपकी एक बाध्यता बन जाती है। कस्टमर खुद ही आकर के आपके पास लेकर के चला जाए तो एक बात है, लेकिन शहर के विभिन्न हिस्सों में आप ये सोचें कि कांच बंद करके और फला जगह डिलीवरी करूंगा, फला जगह डिलीवरी करूंगा, आप बिल्कुल आर्मी से भी कठिन शेड्यूल में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। आर्मी में भी आपको सैटरडे, संडे, होली, दिवाली, साल में 1 आधे महीने की छुट्टी मिल सकती है, लेकिन धरती का अगर मेरे से पूछा जाए व्यक्तिगत काम कि कौन सा सबसे मुश्किल है, तो किसी खदान में घुस करके कोयला निकाल करके लाना वो भी आसान है, लेकिन पशुपालन कमर्शियल दृष्टि से करना सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा, यथार्थ से रूबरू करवा रहा हूं, क्योंकि न जाने कितने ही साथी देसी गोपालन में आए। चौहान साहब हैं रेवाड़ी से, 2 साल बाद वाइंड अप। अरुण यादव हैं अपने यहीं दिल्ली से, 2-3 साल बाद नांगलोई में, 2-3 साल बाद वाइंड अप। एक बार दिखाना उनके
प्रयास करना एक बार उनके क्या कुछ पत्राचार है जी, ये निकालें। पहले नीचे वाली से शुरू करें। मैं आपको यथार्थ से कोई डरा नहीं रहा, क्योंकि आपकी एक बार इसमें एंटर करना आसान है, एग्जिट जब करोगे तो आपके सारे सब कुछ झाड़ के आप निकलोगे। मैं आपको डरा नहीं रहा, आप गाय पालें, खूब पालें, 4, 5, 6, 7 तक, लेकिन ज्यादातर कोशिश करें अपने प्रयोग 2-3 चित परिचित के प्रयोग के लिए पालें। जिस समय कमर्शियल में आएंगे, ये उनकी वो गाय हैं, अरुण यादव है, नांगलोई से, खुद मैनेजर है, वाइफ मैनेजर है, लेकिन हर काम अपने आप किया। 9 बजे ड्यूटी पे जाने से पहले और संध्या के समय आते ही बैग फेंका, और गायों का 2-2.5 साल तक उन्होंने यही शेड्यूल बनाया। दिखाएं, ये देखें जीतू भैया, आई जस्ट वांट योर टाइम, मुझे गौशाला को थोड़े बड़े स्केल पर लेकर जाना की इच्छा है। कब है कमेंट देखें, 30 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट, ये देखें समय इसमें आ रहा है 31 अक्टूबर 2022। क्या लिखते हैं, जीतू भैया राम राम, बहुत भारी दिल से अपनी गौशाला अंत कर रहे हैं, गौ माता सही घर चली जाए निःशुल्क। ये यथार्थ है। ऐसे ही न जाने कितने लोगों को मैं व्यक्तिगत स्तर पर जानता हूं जिन्होंने नैतिकता से गोपालन करने की कोशिश की और सही रेट समाज के द्वारा न दिए जाने की वजह से वो पीछे हट गए। जो भी उन्होंने लगाया कहीं न कहीं उसमें से बस उन्होंने वो स्क्रैप निकाल करके और उसको पॉइंट अप कर दिया। मतलब 1 करोड़ लगाए होंगे तो शायद 10 लाख रुपए मुश्किल से उनके बचे होंगे। ओके, तो ये चीजें हैं। उसमें एक चीज और मैं उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। देखिए, उन भाई ने कहा कि मैं गो ब्रीडिंग भी करना चाहता हूं और कमर्शियल स्केल पर गो उत्पाद बेचकर भी पैसा कमाना चाहता हूं। तो आप इस चीज को माने, आपके पास 2 गायें हैं, 10 लीटर दूध देती है। मान लो 20 लीटर दूध आप उसको बिलोना करते हैं दही जमा करके, उसमें से 1 किलो घी प्राप्त हो जाता है। 10-10 लीटर की गायें हैं, आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। 10-10 लीटर की 2 गायें हैं, सारा दूध निकाल लिया, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो 20 लीटर को जमाया तो 1 किलो घी प्राप्त होगा। अब आप उसको बेचना चाहते हैं, मान लीजिए 1500 रुपए में, ठीक है, आप बेच पाएंगे। लेकिन एक दूसरा नैतिकता से गोपालन कर रहा है, वो आधा दूध बच्चे को छोड़ता है, आधा दूध निकालता है। तो 10 लीटर वाली से वो कितना ला रहा है, 5 और 5। अब 10 लीटर दूध में से उसके पास तो घी हो रहा है आधा किलो। तो वो आधा किलो घी को अगर 1500 में बेचता है और वो 1 किलो घी को 1500 में बेचता है तो पैरिटी बन पाएगी। अगर ये कहता है कि भाई मैं तो मेरे घी के 1500 की बजाय 3000 रुपए लूंगा, तो वो जो कस्टमर है वो ये नहीं देखता है कि इसने बच्चे को भूखा मारा है और इसने बच्चे को दूध पिलाया है, वो कतई नहीं देखेगा। वो जहां पर आपको सस्ता रेट मिलेगा वहां से खरीद लेगा और आप जो है हाथ मलते रह जाएंगे, आप समाज को कोसते रह जाएंगे कि यार मैं मेरे काफ को दूध पिला रहा हूं और ये साले जाकर के सस्ते वाला घी खरीद कर ला रहे हैं, मुझे सर्वाइव ही नहीं करने दे रहे। व्हाट माय पॉइंट। दूसरा अभी और थोड़ी सी इसमें विस्तार में उतरेंगे। और जहां जब कभी भी आप किसी से घी लेते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत बिल्कुल बारीक अनुभव है, और वो बंदा आपको ना नहीं कहता है कि घी अभी नहीं मिल सकता, वो कहता है कि हाँ मिल जाएगा, फला बंदा आया हाँ मिल जाएगा, फला बंदा आया हाँ मिल जाएगा, फला बंदा आया मिल जाएगा, तो समझ लेना कि घी में कुछ न कुछ लोचा है। आप इस चीज को समझें, क्योंकि न जाने कितने ही राजस्थान वाले बंदे मुझे फोन करते हैं, जी जीतू भाई आपने फला की वीडियो बनाई थी ना, बोला हाँ, वो 700 रुपए किलो तो घी मुझसे लेकर के जाते हैं, वहां 3000 में बेच रहे हैं। व्हाट माय पॉइंट, समझ जाए। ये मेरे साथ हुआ है, जिनकी मैं वीडियो बनाकर क्या उन्होंने कहा कि घी ये हम देसी मिट्टी में उगाते हैं, इसके अंदर सीपी डालते हैं और इसके अंदर फला करते हैं, हम हाथ से मथते हैं फला, वो है शोरूम, माल बेचा जाता है गोडाउन से। व्हाट माय पॉइंट। तो वो जो है वो वही राजस्थान में कोई बीकानेर वाले हैं, कोई कांग्रेस के डेरे वाले हैं, तो कोई बेचारे राठी के हर्ड वाले हैं, कहते हैं कि हमारा तो गुजारा होता नहीं है, हम उन्हीं को 700 रुपए किलो दे देते हैं।
तो 700 रुपये किलो वाला जो घी है वही वो शोरूम दिखा करके और फिर आपको लिया जा रहा है, वो वही लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। आप इस चीज को समझे, जो मैंने अनुभव किया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, 90% 80% आप मुझे सत्य मान लें, 20% हो सकता है मुझसे भी गलतियां हुई हों। तो ये चीजें हुई हैं, तो आप इस चीज को समझें कि घी का एक उदाहरण लेकर के मैंने बताया है, नैतिकता से पालेंगे कीमत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। उसमें भी अगर आप इस चीज को समझें कि गाय को अगर आपने बिनोला खिलाना शुरू कर दिया और फैट बढ़ जाएगा, घी की गुणवत्ता घट जाएगी। ठीक है, वो भी घी आपको 3000 रुपए किलो अगर मिलता है। दूसरा, एक बिल्कुल जो प्राकृतिक उसको दाना चारा दिया जा रहा है, चने की अच्छी डाइट है, ग्वार की अच्छी डाइट है, मूंग की पत्ती दी जाती है, खिचड़ी का पत्ते उसको दिए जाते हैं, उसकी गुणवत्ता में दिन रात का फर्क है। जैसे ही गाय को बिनोला खिलाएंगे, फैट कंटेंट ऊपर आएगा, ये सत्य है। चाहे भैंस को खिला लेना, चाहे गाय को खिला लेना, फैट कंटेंट उसका बढ़ेगा। लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से ये जो घी है ये नीचे है और ये श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये बंदा 3000 का बेचना चाहता है, ये 2.5 का भी बेचेगा, तो लोग सारे इसके पास चले जाएंगे। 500 रुपये, समाज इस लायक है नहीं कि आप उसको अच्छी चीजें खिला रहे हैं। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। कारण मैं बताता हूँ इसको। आप किसी को कहेंगे कि मैं 100 गाय रखता हूँ, जैसे मैं मेरा उदाहरण बताता हूँ, मैं किसी को कहूँ भाई मेरे पास इतनी गाय हैं, ये जो दलहन फसलों का चारा है ये मुझे दे दे, वो कहेगा नहीं 500 रुपये में आप नहीं देंगे आपको। वहां क्यों? बोले बकरी फार्म वाले तो हमें 600 रुपये दे रहे हैं। वो आदमी जाति से हमारे ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं, उनको हम कह रहे हैं कि कृपया करके ये जो दाना है, ये जो चारा है, ये गऊ के पेट में पड़ जाए, आप गऊ के लिए दे दें 500 रुपये। वो कह रहे हैं नहीं बकरी वाला तो 600। बकरी किस काम आती है? स्लॉटर। आज बकरी गोट फार्म फला टिकरा ये किस चीज के लिए खुल रहे हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सब खुर से लेकर के सींग तक धड़े के ऊपर खुलता है। गाय का इस तरह से आप नहीं कर सकते। गाय खुर से लेकर के सींग तक धड़े पर लग जाएगी, भारत धूमिल हो जाएगा। क्योंकि हमारी धार्मिक संवेदनाएं सबसे ज्यादा